हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 34 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, सिमैको इज कम्बिनेशन एंटासिड ड्रग। तो सिमैको एक एंटासिड ड्रग है, ये मेनली टैबलेट्स की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो इसमें किस चीज़ का कम्बिनेशन पाया जाता है, बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्लोराइड जेल होता है एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड डाई मेथिकॉन, ये इसकी कंपोजिशन होती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा इसमें इसके अदर नाम से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि हाइड्रोटेल्साइड, जो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट क्लोराइड जेल है उसे कहते हैं हाइड्रोटेल्साइड, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड डाईमेथिकॉन को कहते हैं पॉली डाई मिथाइल सिलोक्सेन। पॉली डाई मिथाइल सिलोक्सेन। तो ये इन दोनों के डिफरेंट नाम्स हैं एंड बेसिकली ये सिमैको यूज़ किया जाता है जो भी हाइपर एसिडिटी के केस में, हाइपर एसिडिटी में ये रिलीफ देता है। एंड जो भी फ्लैटुलेंस है पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्राइटिस के साथ एसोसिएटेड, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी सिमैको एंटासिड का यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोविडोन आयोडीन कंटेन्स डैश ऑफ अवेलेबल आयोडीन। तो पोविडोन आयोडीन, ये पोविडोन आयोडीन जो ब्रांड नेम है इसका वो है बिटाडीन। बिटाडीन के नाम से ये सेल की जाती है। एंड पोविडोन आयोडीन, इसमें जो कम्बिनेशन होता है, ठीक है, तो ये आयोडीन एंड पोलीबिनाइल पायरोलिडोन। तो आयोडीन एंड पॉलीविनाइल पायरोलिडोन के कम्बिनेशन से बनी होती है बिटाडीन। इसकी कंपोजिशन पे अगर क्वेश्चन आता है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एंड इसमें हमें अवेलेबल आयोडीन की कंपोजिशन पूछी गई है कि कितना परसेंट होता है, तो वो होता है 9 to 12%। बेसिकली 10% जो है इसमें होता है, तो 9 to 12% इसका राइट आंसर। एंड ये पोविडोन आयोडीन यूज़ की जाती है एज एन एंटीसेप्टिक यूज़ की जाती है, टॉपिकली अप्लाई की जाती है। एंड इसकी एक और फॉर्म आती है पोविडोन आयोडीन की, जो कि एज अ जर्मिसाइड गार्गल होती है। जर्मिसाइड गार्गल यूज़ की जाती है एंड उसमें 2% वेट बाय वॉल्यूम उसकी कंसंट्रेशन रहती है। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा पोविडोन आयोडीन में कितना परसेंट अवेलेबल आयोडीन होगा, तो वो होगा 9 to 12% या फिर 10%। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबलाइम्ड सल्फर इज यूज्ड एज। सबलाइम्ड सल्फर का बेसिकली यूज़ क्या है? तो सबलाइम्ड सल्फर बेसिकली एक सल्फर की ही फॉर्म है जो कि वेरियस स्किन डिजीजेज में यूज़ की जाती है। एंड इसका जो है वो कैरेटोलाइटिक इफेक्ट होता है। कैरेटोलाइटिक इफेक्ट होता है जिसकी वजह से ये स्किन डिसऑर्डर्स में यूज़ किया जाता है। ये मेनली एज अ स्कैबिसाइड यूज़ किया जाता है एंड टॉपिकली अप्लाई किया जाता है। अगर मैं बात करूँ कैरोटोलाइटिक की, तो कैरोटोलाइटिक हम उन कंपाउंड्स को बोलेंगे जो कि स्किन की आउटर लेयर को ब्रेक डाउन करते हैं एंड जो भी सोरियाटिक प्लेक्स होती हैं उनकी थिकनेस को डिक्रीज कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन ऑप्शन सी, दैट इज एंटी स्कैबिज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन इज नॉट यूज। तो इनमें से किसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सेवियर पल्मोनरी डैमेज। तो सेवियर पल्मोनरी डैमेज में ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, लेकिन ऑक्सीजन थेरेपी जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको क्योर तो नहीं करती, लेकिन ये हमारी बॉडी में सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है
जिसकी वजह से हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी रहते हैं, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। देन है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में भी ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन दी जाती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को रिप्लेस कर देती है ऑक्सीजन से इन द ब्लड, जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट है वो प्रोटेक्ट होता है। हार्ट एंड जो ब्रेन टिश्यूज होते हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड डैमेज। देन है रॉकेट फ्यूल्स। तो रॉकेट फ्यूल्स में बेसिकली ऑक्सीडाइजर्स का यूज़ किया जाता है, जो कि फ्यूल की बर्निंग में हेल्प किया जाता है। ठीक है, जो कि फ्यूल की बर्निंग में हेल्प करता है। तो ऑक्सीजन बेसिकली इसमें कंबशन को सपोर्ट करता है, ताकि इसकी जो लिक्विड फॉर्म है, ऑक्सीजन की लिक्विड फॉर्म यूज़ की जाती है रॉकेट्स में एज एन ऑक्सीडाइज़र। जबकि सॉफ्ट ड्रिंक में ऑक्सीजन का यूज़ नहीं किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सॉफ्ट ड्रिंक्स का ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज पेंटेड। तो नाइट्रस ऑक्साइड बॉडी किस कलर से पेंट की जाती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड की बॉडी ब्लू कलर से पेंट की जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन अदर गैसेस की बात करते हैं, जैसे कि हो गया साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रो बॉडी एंड शोल्डर, ठीक है, बॉडी एंड शोल्डर दोनों ही ऑरेंज कलर से पेंट किए जाते हैं। देन होती है एक गैस नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की भी बॉडी एंड शोल्डर दोनों ही ब्लैक कलर से पेंट किए जाते हैं। देन आती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेसिकली ग्रे कलर से पेंट की जाती है। कहीं कहीं पे आपको इसकी बॉडी जो है वो ब्लैक कलर से एंड शोल्डर ग्रे कलर से भी देखने को मिलेंगे, लेकिन बेसिकली मोस्ट ऑफ जगह पे ये ग्रे कलर से ही पेंट की जाती है। देन आती है ऑक्सीजन। तो जो इनऑर्गेनिक ऑक्सीजन होती है वो ग्रीन कलर से पेंट की जाती है, इसके सिलेंडर। एंड कहीं कहीं पे आपको ऑक्सीजन के बारे में ये भी देखने को मिलेगा कि इसके जो शोल्डर्स हैं, शोल्डर्स वाइट कलर से पेंट किए जाते हैं एंड जो बॉडी ब्लैक कलर से पेंट होती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट गैस सिलेंडर्स थे जिनके कलर्स इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर की बॉडी पूछी गई थी, तो वो ब्लू कलर से पेंट की जाती है। अगर इसमें शोल्डर भी पूछे जाएं या बॉडी, तो दोनों ही ब्लू कलर से पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम कार्बोनेट एक्ट्स एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट बाय। तो अमोनियम कार्बोनेट एज एन रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट एक्ट करता है। तो इसका मेन रीज़न क्या है? तो मेन रीज़न है ये लंग्स को इरिटेट करके एज एन रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट एक्ट करता है। कहीं कहीं पे क्वेश्चंस में ये भी आंसर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ बाइंडिंग टू रिसेप्टर्स ऑन लंग्स। तो ये आंसर एग्जैक्ट सही नहीं है। जो इसका रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट एक्शन है वो लंग्स को इरिटेट करके यूज़ किया जाता है। तो जब आप रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के बेसिकली थ्योरी वाला पार्ट पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसमें आप देखेंगे कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट जो है उसमें बहुत सारे ड्रग्स आ जाते हैं जो कि बॉडी के सीएनएस को स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए इनको सीएनएस स्टिमुलेटर भी कहा जाता है। एंड इसके अलावा ये कीमो रिसेप्टर एंड बेसो मोटर सेंटर जो होता है बॉडी का, उसको भी स्टिमुलेट करते हैं। एंड जो ड्रग्स हैं रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में, जैसे कि अमोनियम कार्बोनेट आ जाता है, तो ये एज एन इरिटेटिंग एजेंट्स की तरह एक्ट करते हैं। ये जो भी हमारे एयर पैसेज होते हैं, जैसे कि ब्रोंकाई हो गया, ट्रैकिया हो गया एंड लंग्स हो गए, तो इनको इनकी जो एपिथेलियल लेयर्स होती हैं उनको इरिटेट करके ये अपना काम करते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो इरिटेटिंग लंग्स होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट इज डैश इन टेस्ट। तो एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट का टेस्ट होता है स्वीट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
इसके अलावा एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके सिनोनिम के ऊपर कि इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो टार्टर एमेटिक इसे कहा जाता है, टार्टर एमेटिक को ही एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट कहा जाता है। ये एज एन एमेटिक यूज होता है एंड इंटरनल पैरासाइटिसाइडल की तरह ये यूज होता है एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम नाइट्राइट इज डैश टाइप ऑफ एंटीडोट। सोडियम नाइट्राइट किस टाइप का एंटीडोट है? तो सोडियम नाइट्राइट एक फिजियोलॉजिकल टाइप का एंटीडोट है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन अगर मैं बात करूं केमिकल एंटीडोट्स की, तो केमिकल एंटीडोट्स में ईडीटी आ जाता है, सोडियम थायोसल्फेट आ जाता है। इसके अलावा कुछ और टाइप्स होते हैं जैसे कि मैकेनिकल एंटीडोट्स आ जाते हैं, मैकेनिकल एंटीडोट्स। तो मैकेनिकल एंटीडोट्स में एक्टिवेटेड चारकोल आ जाती है, एक्टिवेटेड चारकोल, या फिर कॉपर सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, या फिर सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट हो गया। तो ये मैकेनिकल एंटीडोट्स में आते हैं एग्जांपल्स। देन आता है केमिकल एंटीडोट्स। तो केमिकल एंटीडोट्स हमने डिस्कस कर लिया कि ईडीटीए एंड सोडियम थायोसल्फेट होता है। एंड फिजियोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल ये कंबाइन में इसमें सोडियम नाइट्रेट, मोस्टली जो फिजियोलॉजिकल है वो सोडियम नाइट्रेट होता है। एंड इसके अलावा एट्रोपिन, फिजियोस्टिगमिन, ये सारे फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइट्स कंसंट्रेशन आर एक्सप्रेस्ड इन। इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन किस में एक्सप्रेस की जाती है? तो डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी में, जो कि डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आ जाता है कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड क्लोराइड। तो ये डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं एंड ये सर्टेन रेंज में हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। एंड इनकी जो कंसंट्रेशन है वो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, तो ये 5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर कंसंट्रेशन में बॉडी में होना चाहिए। पोटेशियम जो है वो 5 to 5.3 कंसंट्रेशन में होना चाहिए। मैग्नीशियम 1.5 to 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सोडियम 136 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एंड क्लोराइड 97 to 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये वैल्यूज़ बुक टू बुक वेरी कर सकती हैं, लेकिन नियरली सेम ही वैल्यूज़ होंगी, ज़्यादा वेरी नहीं करेंगी, कुछ पॉइंट्स में वेरी कर सकती हैं। तो ये डिफरेंट कंसंट्रेशन है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन पूछी गई थी किस यूनिट्स में एक्सप्रेस की जाती है, तो वो होती है मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन दैट इज ACH फ्रॉम न्यूरॉन्स। न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन के रिलीज के लिए कौन सा आयन जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है? तो इसमें कैल्शियम जो है वो एसिटाइल कोलिन के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है फ्रॉम द न्यूरॉन्स। तो इसको बेसिकली इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि कैसे कैल्शियम आयंस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ के लिए। तो इसमें क्या होता है, जो नर्व इम्पल्सिस होती हैं जिनको जो कि होती हैं एक्शन पोटेंशियल, नर्व इम्पल्सिस को एक्शन पोटेंशियल भी कहा जाता है, जो कि हमारे ब्रेन या फिर स्पाइनल कोड से ट्रैवल करती हैं ताकि जो भी हमारे स्केलेटल मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर कर सके। जो भी हमारी मसल्स होती हैं उनको इनर्वेशन फंक्शन की ज़रूरत होती है अपना काम करने के लिए। तो जो हमारा साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे साइनेप्टिक ट्रांसमिशन तब स्टार्ट होता है जब हमारा एक्शन पोटेंशियल जो है वो मोटर न्यूरॉन के प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे पहुंचता है।
जब हमारा एक्शन पोटेंशियल पहुंचेगा प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे, तो जो भी हमारे वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल होंगे वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो कैल्शियम आयंस हैं वो न्यूरॉन्स में एंटर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो कैल्शियम आयंस एंटर होंगे तो कैल्शियम आयंस जो हैं वो सेंसर प्रोटीन, साइनेप्टिक वेसिकल पे सेंसर प्रोटीन्स होते हैं, उन सेंसर प्रोटीन्स पे बाइंड करेगा। एंड उनके बाइंड होने की वजह से जो भी हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसमें वेसिकल फ्यूजन ट्रिगर हो जाएगी। वेसिकल फ्यूजन ट्रिगर होने की वजह से एसिटाइल कोलिन जो है वो मोटर न्यूरॉन से रिलीज होगा इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इस पूरी प्रोसेस में जो कैल्शियम आयंस हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं एसिटाइल कोलिन के रिलीज के लिए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो यहाँ पे आज के 10 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दे देता हूँ आपको कि ये वीडियो सीरीज़ इसलिए मैंने स्टार्ट की है ताकि कोई भी अगर किसी को इतना टाइम नहीं होता है, अगर कोई प्राइवेट जॉब में है एंड वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ शिफ्ट करना चाहता है, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपनी तैयारी को जारी रख सकें जब तक कि किसी एग्ज़ाम की डेट नहीं आती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो एग्ज़ाम डेट के 1 महीना पहले ही तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम डेट का कुछ फिक्स नहीं होता है कि कब एग्ज़ाम होगा कब नहीं होगा। तो इसलिए डेली अगर आप 15 से 20 मिनट इस सीरीज़ को देंगे, डेली आप 10 क्वेश्चंस डेली तैयार करेंगे, तो उससे आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी तैयारी मिलेगी। एंड जो आप लास्ट 1 मंथ तैयारी करते हैं उसमें आप अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्ट कर पाएंगे। तो इसमें अराउंड अगर मैं 1 साल पूरा इस वीडियो सीरीज़ को चलाऊँगा तो अराउंड हम 3000 प्लस MCQs जो हैं वो इस वीडियो सीरीज़ में डिस्कस कर लेंगे, डिफरेंट MCQs। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड आपकी जो भी प्रिपरेशन है वो रेगुलरली चलती रहेगी। क्योंकि जब भी हम ज़्यादा टाइम तक तैयारी नहीं करते हैं तो काफ़ी चीज़ें भूल जाती हैं, तो उनको रिकवर करने के लिए टाइम भी कम रहता है। तो अगर हम डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे तो वो भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इसके अलावा जो सब्जेक्ट वाइज वीडियोस हैं वो भी साथ साथ में आती रहेंगी इसके साथ में। एंड इसमें हमने जैसा कि प्लान किया है कि मंडे टू सैटरडे जो है वो हम 10 MCQ डिस्कस करेंगे एंड संडे को रिवीजन भी कर लेंगे। एंड मंथ एंड पे मीन्स 4 वीक्स कंप्लीट होने पे हम पूरे मंथ की रिवीजन भी कर लेंगे। तो हमारा कोई भी पार्ट जो है वो विदाउट रिवीजन नहीं रहेगा, तो सारी चीज़ें हम इजीली याद कर सकेंगे। तो बस इस वीडियो में यही, मिलते हैं अगले वीडियो में और इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।